हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो, अप्रैल 2025 का अकाउंट एंड टैक्सेशन का मेजर वाला जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पिछले साल का जो पेपर है, लेकिन ध्यान रखना मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं, जो भी हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, वो आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 के हिसाब से मैं करवाऊंगा। ठीक है, आपका जो पेपर है वो एक साल पुराना है, लेकिन हम उसको जो 25-26 जो भी चल रहा है, जिसका अभी आपके एग्जाम जो है अप्रैल 2026 में, उसमें ये 25-26 वाला साल का पूछेंगे असेसमेंट ईयर। तो उस हिसाब से ही करवाऊंगा और उसी हिसाब से सारे प्रोविजन एप्लीकेबल करेंगे। तो चलिए देखो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मिस्टर वीर जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैंड गेट 4,20,000 as a commuted pension in addition to the gratuity at the time of retirement. ठीक है, the above commuted pension has been given to him at 50% of the total commuted pension. टोटल जो कम्यूटेड पेंशन है ना, उसका 50% पेंशन इनको मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो अमाउंट है ना, वो तुम्हारे टोटल पेंशन का 50% है, इतना समझो। compute the amount of taxable part of the commuted pension received by him। जो टैक्सेबल पार्ट है वो आपको ढूंढना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 1 फर्स्ट, कम्यूटेड पेंशन 4,20,000 का कम्यूटेड पेंशन 4,20,000 का तुमको रिसीव हो रहा है। सवाल यह है कि सर इसमें एग्जेम्पशन कितना मिलता है। तो सर यहां पर दो बातें थी। सर क्या ये दो बातें मैंने आपको समझाई? तो हाँ बिल्कुल, मैंने आपको दोनों बातें समझाई हुई है। ठीक है, मैंने दोनों बातें अच्छे से बताई हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेंशन वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पेंशन वाला जो टॉपिक है उसमें अगर कम्यूटेड पेंशन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो मैंने बताया था कि अगर ग्रेजुएटी रिसीव हुआ है तो 1/3 आपको एग्जामिशन मिलता है, और ग्रेजुएटी नहीं रिसीव हुआ तो 1/2 अगर आपको एग्जामिशन मिलता है। और एग्जैक्टली हमारा जो केस है वो वही है क्वेश्चन में कि सर अपने को यहां पर बोला गया है 4,20,000 की ग्रेजुएटी मिली है, नहीं पेंशन मिला है इन एडिशन टू द ग्रेजुएटी। मतलब ग्रेजुएटी तो मिली है, पेंशन की अमाउंट 4,20,000 मिली है, वो भी कम्यूटेड पेंशन। तो ग्रेजुएटी भी मिला था, वो बात में उन्होंने बता दिया कि हाँ ग्रेजुएटी भी मिला है। क्यों जरूरत पड़ेगा? बिकॉज रीजन ये है कि मैंने आपको क्या बताया था कि पेंशन की एग्जेम्पशन के लिए ये जरूरी जानना पड़ेगा कि ग्रेजुएटी मिला है या नहीं मिला। देखो ये रहा, ग्रेजुएटी मिला और ना मिला दोनों में एग्जेम्पशन का जो अमाउंट है वो 1/3 है और 1/2। तो ये रूल्स आपको मैंने जो पढ़ाए थे, ठीक है, मैंने सारे रूल्स पढ़ाए थे, तो उसके हिसाब से आपको देखना। ओके, लेकिन सबसे खास बात यह कि 50% पेंशन ही आपने कम्यूट करवाया था, आपका टोटल पेंशन पता नहीं था। अब सवाल यह है कि सर ग्रेजुएटी मिला था तो यहां पर कितना होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए या 1/3 होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएटी मिला है तो एग्जेम्पशन 1/3 होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे अमाउंट 1/3, लेकिन सर किसका 1/3 करें वो तो पता ही नहीं। तो तुम्हारी जो टोटल पेंशन की अमाउंट है ना, टोटल पेंशन की जितनी अमाउंट बनती है ना, उसका 1/3 करना है, लेकिन वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला, तुम लोगों ने जो पेंशन रिसीव किया ना 4,20,000, वो तुम्हारा टोटल पेंशन का 50% है। मतलब टोटल पेंशन का 50% पेंशन के हिसाब से 4,20,000 तुमने रिसीव किया है। तो टोटल पेंशन कितना? 4,20,000 का डिवाइड बाय 50% करो, कितना आ रहा है? 8,40,000। ये तुम्हारा टोटल पेंशन का अमाउंट बनता है। अगर तुम सारा पेंशन एक साथ कम्यूट करवा लेते ना पूरा 100%, तो इतना पेंशन होता। लेकिन इसमें से भाई तुमने सिर्फ 50% ही पेंशन
लिया, बाकी का पेंशन तुमने रहने दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। तो यहां पर तुम्हारा जो पेंशन है 8,40,000, उसका 1/3 तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा, जो कि अमाउंट है 2,80,000। ओके, टोटल पेंशन का करना होता है तो 4/20 का 280 माइनस करोगे तो यहां पर बेटा 1,40,000 रुपया मिलता है अमाउंट। ये अपनी टैक्सेबल अमाउंट आ गई, टैक्सेबल, ये टैक्सेबल पेंशन का अमाउंट हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, ये तो खत्म हो गया, काम खत्म। मिस्टर मीर कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। अब देखो यहां पर भी आपको रूल्स पता होना चाहिए कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में अगर तुम कवर्ड हो तो तुम्हें कौन से रूल्स लगेंगे। received 6,64,000 gratuity and he retired 15 March 2025 after the rendering the total service 30 year and 2 month। ओके, 30 साल और 2 महीने काम किया, फिर जॉब छोड़ दिया, खत्म, रिटायर हो गया। इस तारीख को वो रिटायर हुआ था और जब रिटायरमेंट उसने लिया तब उसकी लास्ट मंथ की जो सैलरी थी विथ डियरनेस अलाउंसेस हुई वो 11,960। कितनी थी? 11,960। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स फ्री ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी की टैक्स फ्री अमाउंट कितनी होगी और टैक्स भरने वाली अमाउंट कितनी होगी वो भी ढूंढना पड़ेगा। चलिए ढूंढ लेंगे, दोनों ढूंढेंगे। देखो सबसे पहला काम यहां पर आते हैं तो लेस ऑफ फॉलोइंग अमाउंट एग्जेम्प्ट। 15 डिवाइड बाई 26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी विद डीए, कितना? विथ डीए, डियरनेस अलाउंसेस इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये पूरी जो फॉर्मूला है ना वो गिननी पड़ेगी। अब ये रूल्स में है, देखो मैंने आपको सिखाया था यहां पर, कहां गया, ये रहा, कि अगर तुम पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड होते हो तो तुम्हें ये पहली स्टेप करनी है, 15 डिवाइड बाई 26 लास्ट मंथ की सैलरी और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये करना है। ठीक है, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड है तो ये रहा, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 15 डिवाइड बाई 26 इंटू लास्ट मंथ की सैलरी 11,960, 11,960 इंटू 30 साल और 2 महीने अगर किसी ने जॉब किया हो ना, तो ग्रेजुएटी एक्ट अगर कवर्ड होता है तो उसमें कितना साल गिना जाएगा? 30 साल और 2 महीने के हिसाब से 30 साल ही गिना जाएगा। 30 साल और 6 महीने से ज्यादा अगर तुमने काम किया होता है तो 31 साल गिना जाता है, ये भी आपको पता है। देखो नहीं पता है तो ग्रेजुएटी, पेंशन, सैलरी के सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है ये चैप्टर आप कर पाओ। ठीक है, और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ग्रेजुएटी के देख लेने से या पेपर सॉल्यूशन कर लेने से तुम्हारा ग्रेजुएटी पेंशन वाला टॉपिक क्लियर नहीं होता। उसके लिए तुमको रूल्स समझना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़े हैं डिटेल में। ठीक है, चल तो यहां पर 30 साल ही लेंगे, 2 महीने को छोड़ दो। 30 साल 2 महीने मतलब 30 साल। 30 साल और 6 महीने से ज्यादा अगर होते हैं, जैसे 8 महीने, तो 31 साल करना होगा। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा में हम लोग उसको मल्टीप्लाई 31 से करेंगे। चलो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक आंसर आने वाला है और वो आंसर है 2,07,000। दूसरा टॉपिक मैक्सिमम 20 लाख। और तीसरा टॉपिक एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड। भाई कितना ग्रेजुएटी रिसीव किया है? 6,64,000। चलो मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी अमाउंट सबसे लेस है।
देखो पहला स्टेप लेस है या दूसरा लेस है या तीसरा लेस है, सबसे कम अमाउंट कौन सी है तुम्हारी? 1, 2 और 3 में से सबसे कम अमाउंट कौन सी? 2,60,000। तो एग्जैक्ट अमाउंट जो भी है वो 2,60,000। तो तुम्हारी जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो 6,64,000 में से 2,07,000 माइनस, तो आंसर इज 4,57,000 फाइनल। खत्म कहानी। इतने पे टैक्स लगेगा, इतने पे नहीं लगेगा, इस पे टैक्स लगा, इस पे टैक्स नहीं लगा। तुमको जितना ग्रेजुएटी मिला उसमें इतनी अमाउंट पे टैक्स नहीं भरना है, बाकी की अमाउंट पे टैक्स भरना है, बस खत्म। चलो नेक्स्ट स्टेप, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके समझ गए। तो देखो आपके पास फेयर वैल्यू है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है, इक्विटी शेयर 100 रुपए का लेकिन 80 रुपए ही पेड अप किया है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है। चलो ठीक है, तो यहां पर चलो पहले तो आप मार्केट वैल्यू निकालोगे, और मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? तो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट इनटू पेड अप पर शेयर। चलो यहां पर सबसे पहले तुम्हारे पास ये 10 है, ये 14 है और ये 80, तो ये 14 है, ये 10 है और ये 80 है। तो 14 इंटू 80 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? 112। ओके, उसके बाद फेयर वैल्यू अगर तुमको लेना है, कंसीडर करना है फेयर वैल्यू, तो एक चीज समझो कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई 2, और फेयर वैल्यू क्वेश्चन में है 125, तो 125 इंट्रिंसिक वैल्यू आपके पास नहीं है, ये 112 डिवाइड बाई 2, और अगर ये 2 सामने चला जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 125 इंटू 2 करो कितना आता है? 250, और उसमें से 112 माइनस करे तो तुम्हारी जो बुक वैल्यू है वो तुमको मिल जाएगी 138, 138 रुपीज। चलो ये हो गया काम खत्म, सिंपल। चलो फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मार्केट वैल्यू है, रेट ऑफ डिविडेंड है, इक्विटी शेयर 100 रुपए का लेकिन पेड अप है सिर्फ 90 रुपीज। वापस आपको यही फॉर्मूला काम आने वाला है। चलो तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, फिर से नहीं लिख पाता। चलो बोलो क्या है क्वेश्चन में? मार्केट वैल्यू दे रखा है, बोले 210, डिविडेंड 35%, ये 90 है, 210 डिविडेंड 35%, एक्सपेक्टेड रेट आपके पास नहीं है, वो ढूंढना है ना, और ये 90। तो यार देखो सिंपल सी बात है, ये अगर सामने चला जाए तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मुझे फाइंड करना है तो मैं 35 इंटू 90 डिवाइड बाई 210 करके आऊंगा, कितना है? 15, और ये 15% होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए उसके बाद बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मैं आपको यहां पर थोड़ा सा डेट चेंज करने के लिए बोलूंगा, ये 23 की जगह 24 कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो कैलकुलेशन करनी है वो 1 साल
बाद की करनी है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, ये पेपर 1 साल पुराना है, हम इस साल की प्रिपरेशन कर रहेंगे, तो इस साल की प्रिपरेशन के हिसाब से ये जो तारीख है वो 2024 होनी चाहिए, ठीक है, 2025-26 के हिसाब से। चल, क्या बोला गया? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय देव was completed on 31st May 2024। मई 2024 में 31 तारीख पे उसका एक घर था जो बन के रेडी हो गया, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, डन। इट वॉज इमीडिएटली लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट 12,000, महीने का 12,000 रेंट था, ओके। उसने तुरंत, देखो बोला इमीडिएटली लेट आउट, मतलब तुरंत भाड़े पे दे दिया, घर बना और भाड़े पे दे दिया। लोकल टैक्स जिसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड 18,000, ठीक है। एनुअल म्युनिसिपैलिटी वैल्यू जो है वो 1,20,000 है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल म्युनिसिपैलिटी वैल्यू 1,20,000। नेट वैल्यू निकालनी है, नेट एनुअल वैल्यू। चलिए देखो, सबसे पहले मुझे आपको जो समझाना है उस पर आ जाते हैं। देखो, हम इनकम टैक्स में जो अभी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर कौन सा है तुम्हारा, तुम अभी कौन सा प्रीवियस ईयर लेके बैठे हो, तो 2024-25, ठीक है। और तुम्हारा साल स्टार्ट कब होता है? अप्रैल से, इनकम टैक्स में अप्रैल से होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये तुम्हारा 2024 से स्टार्ट होता है, साल 2025 में यहाँ पर खत्म होता है। और इस बीच में अप्रैल से लेके मार्च तक तुमने भाड़े की इनकम से कितना पैसा कमाया वो तुम्हें ढूंढ के बताना है, बराबर। लेकिन समझो, तुम्हारा जो घर रेडी हुआ ना, वो इस तारीख को रेडी हुआ, 31 मई 2024। 2024 के मई महीने में तुम्हारा घर बन के रेडी हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहां से लेके यहां तक जो तुम्हारा भाड़ा है वो मिला होगा। क्या पॉसिबल है कि ये 2 महीने का भी भाड़ा तुमको मिलना चाहिए? दिमाग लगाओ भाई, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कल के उठ के किसी सीए के ऑफिस में बैठोगे और ये दिमाग नहीं लगाओगे ना तो वो धक्के मार के बाहर निकालेगा तुमको। हाँ, क्या तुम्हारा घर इस तारीख को बन के रेडी हुआ तो क्या ये 2 महीने का भाड़ा तुमको मिला होगा? क्या पॉसिबल है कि ये 2 महीने का कैलकुलेशन हमें करना होता है? नहीं। तो ये 2 महीने तो तुम्हारा घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं। तो मैं जब स्टेप 1 निकालूं, जिसमें हम लोग निकालेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में जब भी तुम लेते हो तो 1,20,000 तुम्हारी म्यूनिसिपल वैल्यू है, देखो यहाँ पर लिखा है एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। और ये जो एनुअल म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू है वो पूरे साल की है, मतलब 12 मंथ की है। और सवाल ये है कि 12 मंथ के लिए तो हमारा घर अवेलेबल भी नहीं था कि भाड़े पे दे सकते, था क्या? नहीं था। तो इट इज ओनली अवेलेबल फॉर द 10 मंथ, ओके। तो 10 मंथ के लिए अवेलेबल था, तो हमारे पास 1,20,000 का जो म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू था उसको भी कितने महीने का ले लो? सिर्फ 10 मंथ। तुम्हारा घर अगर ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हुआ है तो उसके पहले का समय तुम्हें एनुअल वैल्यू में नहीं लेना होता है, म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू में भी नहीं लेना होता है। स्टेप 1 में पूरा जो तू कैलकुलेट करोगे ना वो 10 महीने का ही कैलकुलेट करोगे। कितना आने वाला है? 1,00,000। चलो स्टेप नंबर 2, एनुअल रेंट। अब तुम्हारा एनुअल रेंट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर हम सिर्फ 10 महीने के लिए भाड़े पे दे रहे हैं, तो हम लोग यहां पर रिसीवेबल रेंट लिखेंगे। एक सेकेंड, कितना रेंट है? तो महीने का तो कुछ रेंट था ना भाई, कितना दिया था? 12,000। 12,000 महीने का रेंट उन्होंने बताया था। तो 12,000 के हिसाब से 10 मंथ का अगर रेंट कंसीडर करो तो 1,20,000।
फिर अगर मैं स्टेप 3 निकालूं तो ऐसा था कि स्टेप 1 और स्टेप 2 इनमें से जो हायर वैल्यू था तो वो था 1,20,000। ओके, और इसमें अगर क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड था तो वो लेस हो जाएगा, 1,20,000। ये आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और इसमें से म्यूनिसिपालिटी टैक्स अगर तुमने पे किया है तो वो लेस हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। यहां से तुम्हारा म्यूनिसिपालिटी टैक्स पता चल जाएगा 18,000, और वो 18,000 तुम यहां से लेस कर दोगे, और बचा हुआ 1,02,000 वैल्यू जो तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू है, जो तुमको क्वेश्चन में बोला है। हो गया? तुम जब क्वेश्चन स्टार्ट करो ना तो बेटा प्रीवियस ईयर जो है तुम्हारा 2024-25 और असेसमेंट ईयर जो इस साल तुम करने वाले हो 25-26, ठीक है, ये जरूर लिख के आना, फॉर्मेलिटी जो भी है, ठीक है। कल के उठ के पेपर चेकर को बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई तुमने ये सब नहीं लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, हाउस प्रॉपर्टी having the municipality value 3,75,000 and a let out rent जो है 75,000 per month, if the rent is 1,12,500 remain unrealized, ये था unrealized। तो जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल, अभी तो निकाला यार, कितना सिंपल। चलो कोई बात नहीं, सब आएगा समझ में। चलो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू। क्या म्यूनिसिपल वैल्यू है? तो म्यूनिसिपल वैल्यू इज 3,75,000, तो 3,75,000। स्टेप 2 ही आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में स्टेप 1 में और कुछ बचता ही नहीं है। वैसे तो स्टेप 1 में बहुत कुछ है लेकिन है नहीं ना क्वेश्चन में, फिर क्या करेंगे? रिसीवेबल रेंट, कितना रेंट तुमको मिलना चाहिए था? तो 75,000 इंटू 12, 9 लैक्स। ओके, इसमें से अनरियलाइज रेंट तुम लेस कर दो। अनरियलाइज रेंट है 1,12,500, तो यहां से 1,12,500 तुम जब लेस करते हो 9 लाख में से 1,12,500, 787,500, ये स्टेप 2 का वैल्यू। अब स्टेप 3, स्टेप 1 और स्टेप 2, इन दोनों में से हायर वैल्यू, ये और ये हायर वैल्यू कौन है? 787,500। इधर से वैकेंसी रेंट लेस होता है और 787,500 बच गया। क्या तुम्हारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया? तो यस सर, यही तो पूछा था और ये तो आ गया, GAV। बता सकते हो कोई डाउट यहां पर कुछ है ऐसा कुछ जो नहीं आए? बहुत सिंपल है। चलो, बी रिलेटेड रिटर्न का थियरी आपको पढ़ना है, आपकी रिटर्न फाइल वाली जो चैप्टर है थियरी उसमें से। देखो एक बी रिलेटेड रिटर्न है और एक रेगुलर रिटर्न होता है, फिर एक होता है रिवाइज रिटर्न, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना, पूछ सकते हैं यहां पर। ओके चलिए, बाकी आप समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय और टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। और देखो एक सिंपल सी चीज है कि ये जो पेपर है ना, वैसा इसमें कुछ खास था नहीं कि जो टफ है, आप कर सकते हो, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन आपको करवाए। अगर उसको देख के तुम सीख रहे हो और सीख के ये कर रहे हो तो फिर कुछ वैल्यू है, वरना आप देखो हर साल
हर साल 4 पेपर निकलते, ठीक है, एक माइनर मेजर रेगुलर का और एक माइनर मेजर केटी का। तो वैसे तो हर साल 4 पेपर निकलने वाले, और ऊपर से एक्सटर्नल के पेपर देखे तो उसके 2 और 1 पेपर और। तो ऐसे तो कितने भी पेपर करवाऊं मैं, अगर आने वाले 5 साल में अगर 5 साल के भी पेपर करवाऊं ना, तो 20 पेपर तो 5 साल के हो जाएंगे। फिर भी अगर छठे साल में कुछ पेपर आएगा ना, तो स्टूडेंट मेरे को मैसेज करेंगे सर ये पेपर करवा दो, जबकि उस पेपर में लगभग कुछ नया नहीं होगा। क्योंकि सोचो मैंने 5 साल के अगर आने वाले 20 पेपर करवा दिए, और क्या उसके बाद 21वां पेपर में कुछ बचेगा क्या नया? तो फिर तो ऐसे तो देखे जाओ तो आप 100 क्वेश्चन भी कर लो ना, तो भी कम पड़ने वाले। नॉलेज अगर आप चैप्टर का लेते हो अच्छे से, तो आप 5 क्वेश्चन में भी सीख सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर।